नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत बनेगा आत्मनिर्भर। कहा, कहानी सुनाने की कला हमेशा से भारतीय संस्कृति का रहा हिस्सा और इससे घर में मिलती है नई प्रेरणा और होता है ऊर्जा का संचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी सुविधा विकास पर दे रही है ध्यान। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा राज्य के कई जिलों के लिए ई लोक अदालत का आयोजन। पूर्वोत्तर राज्यों में पहली बार पापुमपारे जिला मुख्यालय यूपिया में आयोजित ई लोक अदालत में आपराधिक, बैंक वसूली, मैरिज से संबंधित विवादों का किया गया निपटारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र, किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है। उन्होंने कहा है कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कहानी सुनाने की कला पर विस्तार से बताया कि कैसे यह हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग और अग्रज कहानियाँ सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा देते थे। उन्होंने नीतिपरक संदेश वाली कहानियों के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि कहानी संवेदना से उपजती है। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को याद किया, जिनकी कल 28 सितंबर को जयंती है। उन्होंने कहा है कि भगत सिंह साहस और वीरता के प्रतिमूर्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर पवित्र और प्रेरक दिवस है। ये दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस है। उन्होंने कहा है कि अगर गांधी के आर्थिक चिंतन की मूल भावना को समझ गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी का भी स्मरण किया, जिनकी जयंती 11 अक्टूबर को है। अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है? अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। वेयर देयर इज ए सोल देयर इज ए स्टोरी। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती हैं, उसे प्रकट करती हैं। कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है, तब देखें भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की आवश्यकता है। कल शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सवाल किया है कि भारत को कब तक इस विश्व संस्थान के निर्णायक ढांचे से अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि विश्व में बड़ा परिवर्तन आ चुका है और अब दुनिया वो नहीं रही जो 1945 में थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को इस बात का गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने कहा है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया को पूरा करने होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा है कि अगले 7 जनवरी से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की भूमिका भी निभाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में शांति, सुरक्षा और खुशहाली के लिए हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करता है। ही
अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, संस्कृति, धरोहर और व्यापार जैसी विभिन्न क्षमताओं को उजागर करना है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक बेजोड़ है और वहाँ के लोगों ने उन्हें संरक्षित किया है। उन्होंने इस क्षेत्र की बेजोड़ संस्कृति को भारतीय संस्कृति का आभूषण बताया है। गृह मंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार क्षेत्र में विकास का ढांचा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और विश्व में पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा है कि कोविड-19 के बाद इस क्षेत्र से स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा है कि ये क्षेत्र पर्यटन और व्यापार के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक होगा। उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका अदा करेगा। इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। के बाद भी जस की तस संभाल कर रखी और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है, न केवल भारत विश्व भर के पर्यटन का केंद्र बिंदु नॉर्थ ईस्ट बनेगा। शेष भारत से जो सीखना था उससे कहीं अधिक मात्रा में शेष भारत के पास पूर्वोत्तर से सीखने के लिए था। एक अद्भुत क्षेत्र, प्राकृतिक सौंदर्य से मालामाल, झील भी, झरने भी, पहाड़ भी, वादियां भी, अपने ढंग का हैंडलूम, अपने ढंग का हैंडीक्राफ्ट, एक अनोखी संस्कृति, लोगों में शालीनता। ये कल्पना में आया कि हम डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से पूर्वोत्तर को देश के भिन्न भिन्न भागों में रेप्लिकेट करेंगे ताकि लोगों के ध्यान में आए कि आखिर पूर्वोत्तर है क्या, व्हाट नॉर्थ ईस्ट इज ऑल अबाउट। राज्य के पर्यटन मंत्री नाकाप नालो ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए देश विदेश के पर्यटकों को अरुणाचल प्रदेश के साहसिक, नैसर्गिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाने का आह्वान किया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सभी तरह के पर्यटकों के लिए रमणीय पर्यटन स्थल मौजूद है। अरुणाचल एक ऐसे एक प्रदेश है जहां सबसे नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट प्रदेश होने का अलावा यहां डाइवर्सिटी, ट्राइबल डाइवर्सिटी है और आप नेचुरल वेजिटेशन का हर चीज़ का डाइवर्सिटी है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है नेचुरल एक्टिविटी में इको टूरिज्म का बहुत सा इम्पोर्टेंस है और अरुणाचल ऐसे सुंदरता, प्रकृति का सुंदरता बनावटी का एक ऐसे प्रदेश है। आप सब आए और देखें और मोदी जी का विचार में देखो अपना देश, उसी का अनुसार आप फेलो इंडियन से मैं यही निवेदन करता है कि आप अरुणाचल आए और अरुणाचल का सुंदरता को देखें, प्रकृति का बनावटी को यहाँ देखें। आज विश्व पर्यटन दिवस है। अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं के कारण दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सूर्योदय का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र है। अरुणाचल के कुछ इलाकों तवांग, नामसाई, बोमडिला, जीरो, मायोदिया जैसी खूबसूरत और दर्शनीय स्थलों पर पर्यटक पहले से ही बड़ी संख्या में आते रहे हैं,
लेकिन नदियों, पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न ऐसे कई इलाके हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इन इलाकों में मेचुका, ताकसिंग, विजयनगर जैसी जगहें भी शामिल हैं। राज्य में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियां, परंपरागत परिधान और खान-पान की विरासत इस खूबसूरती में विविध रंग भर देती है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक पर्यटन नीति तैयार की है। कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यटन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की भी कोशिशें की जा रही हैं। राज्य की अपार प्राकृतिक संपदा के बीच पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स ने पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, ईटानगर। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.46% हो गई है और 49 लाख से अधिक व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 88,600 नए मरीजों का पता चलने के साथ ही देश में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 60 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 1,124 लोगों की कोरोना से मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 94,503 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कल देश में 9,87,861 नमूनों की जांच की गई। राज्य में कोविड संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को राज्य में कोविड-19 संक्रमण के 198 और नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 167 मरीजों के स्वस्थ हो जाने के बाद उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। शनिवार को कोविड के आए मामलों में सबसे ज़्यादा 87 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए हैं, जबकि ईस्ट सियांग से 21, चांगलांग से 14, तवांग से 12, जबकि कुरुंग और वेस्ट सियांग से 10-10 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोविड जांच के लिए अब तक 2,38,000 से ज़्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। राज्य में कोविड संक्रमण से प्रभावित मरीजों की संख्या 2,458 हो गई है। वहीं अब तक 6,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर भी 72% के आसपास बनी हुई है। अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे पर कुछ संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को आपातकालीन ड्यूटी पर जा रहे सेना के वाहनों के काफिले का बाधा पहुंचाए और उनके जाने के रास्ते को जबरदस्ती रोक दिया। पुलिस के अनुसार सेना का यह काफिला सीमा पर तैनाती के लिए जा रहा था। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा में कुछ किसान संगठनों द्वारा नए कृषि प्रावधानों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार नेशनल हाईवे 1 पर प्रदर्शनकारी किसानों ने करीब 1 घंटे तक सेना के काफिले को रोके रखा और पुलिस के आग्रह को भी नहीं माना। बाद में पुलिस ने हाईवे के दूसरे तरफ से सेना के काफिले को सुरक्षित रवाना किया। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी APSLSA के तत्वाधान में पापुमपारे जिला सहित कई अन्य जिलों के लिए पहली बार ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस तरह की ई-लोक अदालत पूर्वोत्तर के किसी राज्य में पहली बार आयोजित की गई, जबकि पूरे देश में अरुणाचल 5वां राज्य है जहां कोविड-19 के कारण ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित की गई इस ई-लोक अदालत के जरिए आपराधिक मामले, बैंक वसूली से जुड़े मामले सहित घरेलू और वैवाहिक विवादों का निपटारा किया गया। वहीं इस लोक अदालत के जरिए कुल 16 लाख रुपए से ज़्यादा लेन देन के मामलों का निपटारा किया गया। विधि सेवा प्राधिकरण के अनुसार लोक अदालत में पापुमपारे के अलावा ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट सियांग जिले के अदालतों ने ई अदालत की कार्रवाई में भाग लिया। यूपिया में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिस्वोमोती लगोक और सुश्री तेंजित मैथो सिविल जज कैपिटल कॉम्प्लेक्स ने मामलों की सुनवाई की। गोइंग टू द कोर्ट, जो आदमी लोग है, लिटिगेंट है, वो कोर्ट से पहले ही इस केस को अपना आपस में सेटल हो जाता है, क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। तो इसीलिए ये चीज़ लोक अदालत में अगर फिक्स होता है तो अच्छा है, केस का पेंडेंसी भी कम होता है और लिटिगेंट्स लोग को भी तकलीफ नहीं होता है। अपर सुबनसिरी जिले के मेंगिया से लुंगते तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्य को लेकर एक स्थानीय युवा संगठन की शिकायत की जांच अंचल अधिकारी डी आपांग ने की।
उन्होंने कहा है कि इस मौके पर PMGSY रोड के कार्य का सत्यापन किया गया है और अब तक पूरे हुए कार्य और इसके लिए भुगतान का मिलान करने के बाद ही अंतिम नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। श्री आपांग ने कहा है कि स्थानीय लोगों की शिकायतों को दूर करते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उसमें अभी जितना कंप्लेन किया है और पान रिलीज किया है बोल के जो बोल रहा है उसको हम लोग टेली करना पड़ेगा। अभी हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता कि क्यों पेमेंट किया है, क्यों 97% रिलीज किया है, वो नहीं बोल सकता क्योंकि हम लोग पेपर और इन लोग कितना पान रिलीज किया उसको हम लोग देखेगा। और काम कैसा काम तो हम लोग आज देख लिया, प्रैक्टिकली देख लिया, और इसमें क्या कमियाँ रह गया उसको हम लोग डेफिनेटली हम लोग रिपोर्ट में लिखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जशवंत सिंह का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया के खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।